नमस्कार बच्चों। आज हम किसी भी एग्जाम के लिए जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, सब में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्जाम आपके 4th ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, चाहे किसी भी लेवल की एग्जाम हो, रीट, पटवारी, एसआई, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको नंबर सिस्टम का जो एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम शुरू से शुरू करेंगे, बेसिक चीज लेकर चलेंगे नंबर सिस्टम की, जीरो से लेकर। और नंबर सिस्टम के एक या दो पार्ट जो भी बनेंगे हमारे, वो अगर आप कंटिन्यू देखते जाओगे तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और नंबर सिस्टम के बाद उस पर हम काफी ज्यादा एग्जांपल्स हल करेंगे, ताकि आपकी कोई भी रिकवरी या कोई भी जो आपकी समस्या हो वो ना रहे। तो अब हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की जो शुरुआत है, वो जो भी संख्या है वो आपकी 0, 1, 2, 3, ये आपका संख्या है, वो भी कितनी है? अनंत है, अनंत संख्या है। लेकिन अब यहां से पहले सर्वप्रथम जो 0 नहीं आएगा। जो संख्याओं की शुरुआत हुई थी वो 1, 2, 3 यहां से शुरू हुई थी, और जो 1, 2, 3 का जो समुच्चय है संख्याओं का, या उसको समूह बोल सकते हो, इन संख्याओं का जो समूह है उसको नाम दिया गया था प्राकृत संख्याएं। इनको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये होता है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपका जो आंसर होगा वो 1 से लेकर अनंत तक का जो समूह है वो प्राकृत संख्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये इन संख्याओं का जो समूह है इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो प्राकृत संख्या, देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होगी। पूर्ण संख्याओं का जो समूह है उसकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से लेकर शुरू होता है। प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उनकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। ठीक है। जैसे ही प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो उन संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पूर्ण संख्या। ठीक है। 0 को हटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज, अब देखो यहाँ जो प्राकृत संख्या है उनको हम n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या इनको बोलते हैं होल नंबर, जिनको w से डिनोट करते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है जिनको n से डिनोट करते हैं, और इनका जो समूह पूर्ण संख्या का जो समूह उनको कहते हैं होल नंबर, जिनको w से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं का जो समूह है, पूर्णांक संख्याओं का जो समूह है उसको हम क्या कहा जाएगा? देखो पूर्णांक संख्याओं के अंदर दो संख्याएं सम्मिलित हो जाती है, एक तो धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। आपने देखिए नंबर लाइन, इसको बोलते हैं संख्या रेखा या नंबर लाइन, संख्या रेखा लाइन। ठीक है। संख्या रेखा लाइन पर यहां आपका 0 होता है। 0 के जैसे आप दाईं ओर बढ़ते हो, 0 के दाईं ओर बढ़ते हो तो धनात्मक पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या आती है। और 0 से बाईं ओर चलते हो तो -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक जाते हैं। तो आपने यहां देखा कि 0 से जो आगे बढ़ता हुआ क्रम होगा वो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, और 0 से घटता हुआ जो क्रम होगा वो आपका होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। 0 से दाईं ओर आरोही क्रम चलेगा, और 0 से बाईं ओर अवरोही क्रम चलेगा। आरोही और अवरोही क्रम सब जानते हैं, लेकिन इनकी भी एक दिन क्लास हम लेंगे। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग से निकल जाती है, जैसे आगे बढ़ते जाते हो तब ये चीजें हम भूल जाते हैं। तो देखो अब यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, 0 है ये ना तो आपका ऋणात्मक पूर्णांक है और ना धनात्मक पूर्णांक है, 0 स्वतंत्र है।
जीरो धनात्मक पूर्णांक से सबसे छोटी संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी संख्या। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी जो संख्या है वो -1 होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो -1 ऋणात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या है। धनात्मक पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या तो आपकी 1 होगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में सबसे पहली संख्या क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। अब आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या। इनसे पहले आती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है, इनको आप बोलते हो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या और उसके बाद वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में आप देखोगे वास्तविक संख्याएं दो टाइप होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। उनमें एक तो होती है आपकी परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्या होती है वो भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। इसको समझिए आप। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। परिमेय संख्या तो देखो वह संख्या, वह है संख्या जिसको हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, के रूप में लिखा जा सकता हो। और इसकी एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि Q कभी भी क्या नहीं होता है, इसका 0 नहीं होता है। P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है। अब देखो यहां पर हम इसको भिन्न के रूप में नहीं बोल सकते। भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर मैं बताऊंगा आपको। भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है ये बताएंगे अभी आपको। मैंने कहा आपको 0 से लेकर चलेंगे। आज अगर परिमेय संख्या की क्लास आप ले रहे हो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आप पढ़ रहे हो, तो नंबर सिस्टम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। और P और Q दोनों ही संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको मैंने कहा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो लेकिन भिन्न में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होगी, ये ध्यान रख लीजिए आप। तो ये इनमें अंतर है। ये आपका 3/4 ये भिन्न भी है और इसको आप क्या बोल सकते हो, परिमेय संख्या भी बोल सकते हो। लेकिन -3/4 ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या नहीं है, भिन्न नहीं है, ये आपकी ऋणात्मक भिन्न हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। हम बात कर रहे थे तो परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q क्या नहीं होना चाहिए, उसका 0 नहीं होना चाहिए। Q नहीं क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर Q 0 हो गया मतलब P/Q यहां देखिए 3/0। अब किसी भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या में हम जब 0 से डिवाइड कर देते हैं तो उनका आंसर जो आता है वो आता है अपरिभाषित। मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इन्फिनिटी। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका अपरिभाषित, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या परिभाषित नहीं होती है, 0 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो इसका ये अंतर है। इसलिए हम इसको जिसका अंश हर हो गया वो आपकी क्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आगे हम बात करते हैं इसके आगे। परिमेय संख्या आपकी होती है दो टाइप, एक तो शांत होती है, एक होती है अशांत। अब शांत और अशांत इसको समझिए आप। शांत का मतलब हो गया कि कोई भी, जैसे आपका भिन्न है 3/10,
ठीक है। एक हो गया आपका 2/8, ठीक है। एक हो गया 7/12। इन भिन्नों का अंतर हम समझते हैं। देखो ये भिन्न आपकी क्या है, शांत है या अशांत। इसके लिए चेक करने के लिए हमेशा क्या होता है, हमारा एक सूत्र होता है, जिस भी भिन्न या परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। दोबारा देखिए, कोई भी भिन्न है, जिस भिन्न का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर होगा तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। अगर इन दोनों में से किसी भी एक रूप में भी है तो भी वो क्या होगी, शांत होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भिन्न में नहीं है तो वो हमेशा क्या होगी, अशांत होगी। अब देखिए दो तीन उदाहरण हम करते हैं इनके। जैसे हमारे पास भिन्न है 3/10, इसी को कर लेते हैं हल। 3/10। अब 10 के आपको क्या करना है गुणन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो मैंने क्या कहा, हर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पावर क्या है, दोनों की हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है। तो जिसकी जितनी पावर होगी उतने ही अंकों के बाद वो दशमलव प्रसार उसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए इस भिन्न को हम क्या कहेंगे, शांत परिमेय संख्या होगी। तो है आपकी 2/8। 2/8। 8 के अगर आप गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ। ठीक है। इसको जैसे हम घात के रूप में लिखते हैं 2 की पावर 3। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, इसको 1 से भिन्न तो हटा सकते हो, ऐसे 1/4 हो गया ये, 1/2 की पावर 2। अब मैं ये कहूंगा कि आपको ये जो भिन्न होगी वो 2 अंकों के बाद क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। मुझे इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो जैसे आप अभी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कितने अंक के बाद ये इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको करने में काफी समय लग जाता है और गलत भी हो जाता है। लेकिन आज की क्लास लेने के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 1/2 की पावर 2। ठीक है। अब हमारा जो सूत्र है वो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब मैंने कहा कि ये दोनों गुणनखंड होने चाहिए, दोनों तो नहीं है। आपने कहा कि सर यहाँ पर तो कौन सा है, केवल 1 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 की पावर 2 इंटू, देखो ये भिन्न है, भिन्न को संतुलित करने के लिए हमेशा हमें क्या करना होगा, कोई भी जो संख्या है उसकी मल्टीपल अगर हम ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में कर देते हैं तो उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं होता है, कभी भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर जैसे आप मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को अगर एक को 10 रुपए दे दिया तो दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन जब दोनों को 10-10 रुपए दे दिए तो दोनों ही संतुष्ट। तो यही चीज यहाँ समीकरण में होगी, दोनों ही संतुष्ट हो जाएंगे, अंक और हर दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहां देखिए आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और यहां पर भी 5 की पावर 2। मान में कोई फर्क नहीं होगा समीकरण में, सॉरी भिन्न में। अब यहां देखोगे आप कि ये दोनों ही घात दोनों की क्या हो गई, समान हो गई। और जब घात दोनों की समान हो जाती है तो आधार को आपस में क्या कर देते हैं, हम मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास भिन्न हो जाती है 5 की पावर 2/2, 5 दूनी कितने हो गए 10 और 10 की पावर 2। अब हमें पता है कि कितने अंकों के बाद ये दशमलव भिन्न शांत हो जाएगी, 5 25। और यहां पर आपके 2 अंकों के बाद 1 2 यहां दशमलव 0.25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भिन्न क्या है, आपके शांत है। क्या है, शांत भिन्न है। अगर यही दशमलव प्रसार आपका 0.25 3 5 4 5 ऐसे चलता रहता है लगातार, कुछ ना कुछ वर्ड आते रहते हैं, तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत होता है। कौन सा होता है, अशांत होता है। अब यहां पर
दूसरी चीज परिमेय संख्या में एक तो शांत तो आप समझ गए, अब अशांत में कुछ थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। अशांत को भी आप समझ लीजिए। जैसे हमारी एक भिन्न है 1/7, ठीक है। अब आप जैसे ही 1 में भाग लगाओगे तो नहीं जा रहा, 10 बना लेते हैं, 0.7 एकम 7, फिर 3 30, 7 चौक 28, फिर 2 7 दूनी 14, फिर 6 8 7 56। अब यहां पर आप देख रहे हो दशमलव प्रसार आपका शांत नहीं हो रहा है, दशमलव प्रसार आपका शांत नहीं हो रहा है। यहाँ 56 के बाद 4, फिर 40, 7 में जो 35। अब आप देख रहे हो कि इन संख्याओं की जो पुनरावृत्ति है वो नहीं आ रही, किसी भी संख्या की आपकी क्या नहीं आ रही है, पुनरावृत्ति नहीं आ रही है। तो ये आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत होगी तो उसको हम क्या नहीं लिख सकते, उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, एक चीज और होती है अशांत, एक चीज और हो गया हमारे पास। जैसे किसी संख्या में आपने अगर भाग लगाया, जैसे संख्या हमारे पास है 2/8, इसमें आपने भाग लगाया दोबारा से, तो यहां हो गया 20, 0.8 16, फिर 4, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर दोनों में एक संख्या चलती है 0.1 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे चलती है। तो ऐसे जो संख्या चल रही है, ठीक है, इनमें भी क्या है, अशांत है। लेकिन इन संख्याओं की जो पुनरावृत्ति है वो सेम नहीं हो रही। देखो 1 के बाद 1 0, फिर 1 आया, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आ गए, फिर 1 आया, फिर 4 0 हो गए, फिर 1 आया। तो ऐसी संख्या को हम क्या नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये भी क्या है, हमारी अशांत है, ठीक है। अब एक यहां होते हैं कि आपने देखा है कि रेखा बंधनी काफी संख्या, जैसे देखते हो 0.4 2 3, फिर ऐसे रेखा बंधनी आ जाती है, एक लाइन खींची जाती है जिसको हम रेखा बंधनी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कह रही है कि ये संख्या फिर पुनः रिपीट हो रही है, फिर क्या हो रही है, पुनः रिपीट हो रही है। तो ऐसे संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इनको हम कहते हैं अशांत परिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं, अशांत परिमेय संख्या। और ये होती है अशांत अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0। तो ऐसी संख्या क्या होती है हमारी अशांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी कि कुछ अंकों के बाद दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे में नंबर सिस्टम के अंदर ये चीजें होगी। अब कुछ जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, एक संख्या होती है सम संख्याएं, देखने में बहुत इजी संख्या है। सम, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, ये संख्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे वो आगे इसी नंबर सिस्टम में भाजकता के नियम, फिर हम पढ़ेंगे वितरण के नियम, फिर हम पढ़ेंगे इनमें फॉर्मूलेस, जो आपने फॉर्मूले सुने ना, a² b² a + b² a³ b³, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है। अब आप बात करेंगे सम संख्याओं की। सम संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी या फिर इसको अगर आपने भाजकता के नियम पढ़े हैं, देखो भाजकता का नियम हम यहां बताएंगे। पहले हम ये बता रहे हैं सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, भाग लगाने के बाद से फल क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं।
दूसरा टॉपिक हमारा इसी पे आ रहा है विषम संख्याएं। तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है। तीसरी चीज आती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो देखो ये भाज्य और अभाज्य इनमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, भाज्य और अभाज्य में। ध्यान से समझ लीजिए इसको। भाज्य मैं जैसे बताऊंगा आपको कि 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्याएं, इनको मैं कहूंगा अभाज्य संख्याएं। ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूं 4, 6, 9, 12, 10 ये सब संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें अंतर समझिए आप। सम विषम के अलावा इनमें कुछ डिफरेंस है, वो देखना आपको। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो यहां पर आप देख रहे हो कि इस 2 के अंदर जो 2 स्वयं संख्या है, इस 2 के अंदर अगर आप टुकड़े करोगे इसके तो 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। तो आप इस 2 के अंदर इस 2 का भी भाग जा रहा है, 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है। ठीक है। 1 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। दोबारा बता रहा हूं इस चीज को, ध्यान से समझिए। 2 है, इस 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है। इन 2 संख्याओं के अलावा किसी तीसरी संख्या का अगर भाग जाता है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। अगर नहीं जा रहा है तो अभाज्य होगा। अब देख लीजिए आप 3 को देखिए, 3 में 3 का जाता है, 1 का जाता है, इनके अलावा किसी संख्या का भाग ही जा रहा। वही हालात 5 के हैं, वही हालात 7 के हैं, वही हालात 11 के हैं, वही 13 होगा, वही 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब भाज्य की हम बात करेंगे, तो भाज्य में आप देखिए 2 इंटू 2 का भाग जा रहा है। अब इसके बाद 4 का खुद का जा रहा है और 1 का जा रहा है। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, नहीं हो गए भाई, 3 गुणनखंड हो गए। अब 3 गुणनखंड हो गए, मैंने कहा जिसके 2 गुणनखंड के अलावा तीसरा गुणनखंड हो जाता है वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। 4 का भाग सब में जाएगा उसी संख्या का, 1 का भाग सब में जाता है। इन 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है। 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है, यही 6 में 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 9 में 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं, भाज्य अभाज्य, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, हमको को-प्राइम संख्या भी हम कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, को-प्राइम संख्याएं। जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 7 और 9, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी, सअभाज्य संख्याएं, को-प्राइम संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, सअभाज्य संख्याएं। क्यों है, देखो इसको समझिए आप। को-प्राइम संख्याएं मतलब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, केवल आपका 1 है। इस 1 के अलावा इस संख्याओं में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। और कॉमन गुणनखंड अगर नहीं है, सारे गुणनखंड जिसको हम कहते हैं नहीं है, तो वो संख्या आपस में क्या कहलाती है, को-प्राइम संख्या। 4 और 5 में देख लीजिए, 4 और 5 में केवल कॉमन संख्या क्या है आपकी 1, 6 और 7 में कॉमन संख्या क्या है 1, 7 और 9 में क्या है, सारा गुणनखंड आपका 1 होगा। तो ये सभी संख्या आपस में क्या कहलाती है, को-प्राइम से अभाज्य संख्या। अब बात करेंगे हम भाजकता के नियम की। किसकी बात करेंगे, भाजकता का नियम। देखो भाजकता का नियम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। भाजकता का नियम अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, और भाजकता का नियम नहीं आता है तो आपको समस्या होगी। ठीक है। अब देखो भाजकता का नियम, भाजकता का नियम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का, 7 का पहले ले छोड़ देते हैं, 9 का, 11 का, फिर 7 का, ये आप संख्याएं आप
मुख्यतः है जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर संख्याएं हैं तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप देख लेते हो 5, 2, 4, 6। अब अगर आपको इसमें डिवाइडेशन देखना है कि ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है, तो अगर आपको भाजकता का नियम अगर आपको ध्यान में है तो आप क्या करोगे, तुरंत बता दोगे कि सर ये इकाई अंक चेक करोगे आप, इकाई अंक चेक किया आपने 6 तो ये बिल्कुल 2 से भाज्य है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें भाग लगाओगे बहुत लंबा समय आपका लगेगा। तो जिस संख्या के अंत में इकाई अंक इन अंकों में से है तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 2 से विभाजित होगी। अगला नियम हमारा 3 का। तो 3 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। मतलब समझिए आप 3, 5, 7, 8। अब ये आपको बताना है। अब आप 2 से तो बता सकते हो कि ये 2 से तो भाज्य है, लेकिन क्या 3 से भी है, चेक करिए। 3 + 5 + 7 + 8। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 3 और 5 का योग 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23। मतलब अंकों का योग कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अंकों का योग कितना आया, 23। क्या 23 3 का गुणज है? 3 के गुणज तो आप जानते होंगे, नहीं जानते? देखो 3 का मल्टीपल होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 × 9, 9 × 27, 27 × 51, 51 × 3 = 5 15। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 3 के गुणज होंगे। ठीक है, इन सबको क्या कहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ये सब संख्याएं क्या है, 3 के गुणज है। ठीक है, तो इनका योग कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अब काफी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि यहां से आपको यहां संख्या रोटेट दे दिया और आगे इसमें यहां दे दिया कि ये 3 से विभाज्य, आपको ऑप्शन दे देता है 14, 15, 16, 17। ये संख्या आपको दे देती है। ठीक है, और कहता है कि इनमें कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये तो छोटी संख्या मैंने उदाहरण दिया है, बड़ी संख्या आगे तो आपको क्या करोगे, तो यहाँ कौन सा अंक आएगा ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ आपने देखा 3 और 5 8, 8 और 7 15। ठीक है, ये संख्या इनके गुणज 15 के गुणज में आ रहे हैं, तो ये क्या होगी आपकी। आगे इससे अगर आपको यहाँ संख्या गायब दे देता है 7 और 3 के गुणज में आपको लेना है 15। अब यहाँ 15 आ रहा है तो 3 जोड़ देंगे, फिर देखिए आप कितना आ गया 18। ये भी हो जाएगा, 6 भी हो गया, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 3 21। ये भी 3 के गुणज में है। तो इस प्रकार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल कराऊंगा, अगला जो भाग होगा उसमें सब क्या चलेंगे, केवल अपने एग्जाम्पल्स चलेंगे नंबर सिस्टम के, जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं सब के सब। अगला भाजकता का नियम होगा वितरण का नियम। वितरण का नियम होता है जैसे आपका उन संख्याओं के जो गुणांक है उनको 10, 100 या फिर 1000 के अंदर आपको लेके जाना होता है। उनमें गुणा करना होता है। गुणा में देखो आपकी संख्या ले लेते हैं हम 9 × 6 प्लस। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं 1 × 10। ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को अब छोटी संख्याएं बता रहे हैं उदाहरण के लिए, बड़ी संख्याएं भी हम उदाहरण करवाएंगे लेंगे। देखो यहाँ पर आप पहले इन दोनों को मल्टीपल करोगे 54 हो गया, ये तो चलो छोटी संख्या आपने कर लिया, फिर प्लस 10 × 1 10 हो गया। अब आपने इनका योग किया 64 हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर आप संख्याएं यहां देखिए, आप इन दोनों में संख्याओं में क्या आएगा, एक संख्या कॉमन आएगी। क्या आएगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कॉमन संख्या आ जाएगी। अब यहाँ देखिए आप कॉमन संख्या क्या आ रही है, 9 कॉमन आ गई। ठीक है, अब यहाँ संख्या 6 और 4 10, 10 के गुणज में चले गए। अब यहाँ गुणा करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, 90 हो गया। अब इनको गुणा करोगे 9 × 6 = 54 और 9 × 4 = 36, फिर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आ गया आपका 90।
यहाँ आपने किया सीधा सा कॉमन आ रहा, 9 कॉमन आ गया और इन दोनों संख्याओं का टोटल क्या आपका 10 हो गया। ऐसे आप बहुत संख्याएं ले सकते हो, बड़ी संख्याएं आपको यहाँ पर हमेशा दी जाती है। फॉर्मूले हैं आपके जितने भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन सब फॉर्मूलों का उपयोग करना हम बताएंगे आपको। किस टाइप से कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको क्या दिया है, केवल बेसिक बताया कि इनमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी चीजों का हम प्रयोग करेंगे नंबर सिस्टम में। इकाई अंक भी हम निकालना बताएंगे आपको। इकाई अंक आपको दे दिया जाता है 9 की पावर ये हो गया इंटू 6 की पावर ये हो गया, इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक क्या आएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दो चीजें और हैं इसमें, वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल छोटी सी चीज है, एक तो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान देखो, स्थानीय मान तो इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। एक ही होती है आपकी जातीय मान, लोकल वैल्यू होती है, ठीक है। स्थानीय मान का मतलब जैसे आपको संख्याएं दी गई है 9, 5, 6, 7, इसमें पूछ लिया आपका 6 का स्थानीय मान। ये तो आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा, बहुत छोटी चीजें हैं। अब 6 का स्थानीय मान आपने बता दिया कि कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जब जातीय मान पूछा जाता है तो काफी बार गलत हो जाता है। यहाँ दे दिया जाता है 60, 6, ऑप्शन में ऐसी संख्याएं दोनों मिल जाती है आपको। तो 6 का जब स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो 60 हो गई, और लोकल वैल्यू जातीय मान पूछा जाएगा तो केवल वो खुद संख्या स्वयं होती है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान का प्रयोग करना भी हम कल सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो उदाहरण के तहत हमें समझी जानी है वो करनी है। हाँ, एक आपकी अपरिमेय संख्या थी, उसमें आपको ये देखना है कि जो भी संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और इन पर सब पर क्या लगा देते हैं, जब रूट लगा दिया जाता है, जब रूट लगा दिया जाता है तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्याएं बन जाती है। एक वैल्यू आती है हमेशा पाई, पाई है वो स्वयं क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई स्वयं क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो हमेशा किस में चला जाता है, परिमेय संख्या में चला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन गलत होता है। ये पाई का जो मान है वो परिमेय संख्या में है और पाई स्वयं किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, आपने मैंने बताया 2, 3, 5, 7। अभी देखो यहाँ पर खुद ये 3 ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है, इसके रूट में हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमेशा क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये अब क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। मतलब जैसे ही हम करणी का प्रयोग करेंगे, घात का प्रयोग करेंगे, जैसे ही प्रयोग करते ही हमारी ये संख्या किस में बदल जाती है, अपरिमेय संख्या में बदल जाती है। तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट था वो आज हमने क्लियर किया। अब कल जो पार्ट होगा उसमें केवल और केवल आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक पर आपसे एग्जाम्पल करवाए जाएंगे ताकि यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। धन्यवाद।